जैसे कार्बन आयोडीन के साथ CI4 बना सकता है, क्या बना सकता है? CI, जबकि कार्बन कौन से पीरियड का है? सेकेंड। आयोडीन कौन से पीरियड का? फिफ्थ। फिर भी वो 4 आयोडीन को अपने आसपास एकोमोडेट कर सकता है, वहां स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगेगा। लेकिन जब हम थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स बात करते हैं तो यहां पर साइड एटम कितने आने वाले हैं? 6। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोवेलेंसी के ऊपर डिस्कशन कर लिया, ठीक है। क्लोरीन वाला केस लिखा दिया था आपको, है ना? चले, और वो नोट वगैरह कुछ लिखे थे क्या? नहीं, ठीक है। 4 नोट बोल रहा हूं, यहां पर लिखना स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1, गुड मॉर्निंग, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। समय किसी के लिए नहीं रुकता बेटे। मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स इक्वल टू 4। मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स इक्वल टू 4। गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। बर्थडे इसका? सही में बर्थडे? हैप्पी बर्थडे। बस बस ठीक है, बाद में बर्थडे मनाएंगे, है ना? लिखो पहले। गुड मॉर्निंग। मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ, अब तो कॉपी पेन निकाल लिए होंगे सबने ना, इतनी बात कर ली मैंने। मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स इक्वल टू 4। अगला पॉइंट लिखे, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स इक्वल टू 4। मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स इक्वल टू 4। अगला पॉइंट लिखे, थर्ड, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स इक्वल टू 7। मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स इक्वल टू 7। मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स इक्वल टू 7। और फोर्थ पॉइंट लिखें, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स इक्वल टू 6। गुड मॉर्निंग बच्चों। मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स इक्वल टू 6। और फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे, ये दीवार भी उखाड़ ले जा बेटे। मैक्सिमम कोवेलेंसी, अगला पॉइंट लिखें, फिफ्थ पॉइंट, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 4। मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 4। ब्रैकेट में लिखेंगे 3 कोवेलेंट बॉन्ड प्लस 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 3 कोवेलेंट बॉन्ड प्लस 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 3 कोवेलेंट बॉन्ड प्लस 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अब ये जो भी पॉइंट्स बेटा अभी हम लोगों ने लिखे, इन चारों पॉइंट्स के ऊपर, पांचों पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं वन बाय वन। 4 पॉइंट जो शुरू के वो तो ऑलमोस्ट हमने कल कवर कर रखे हैं, बट फिर भी एक बार बता दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। 2 टर्म यहां पर आ रही है बेटा, एक टर्म आ रही है कोवैलेंसी और एक टर्म आ रही है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोवैलेंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर की यदि बात की जाए, कोवैलेंसी और कोऑर्डिनेशन, नमस्ते सभी को, आइए प्लीज, मोस्ट वेलकम। कोवैलेंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर की बात यदि की जाए, सुनिएगा ध्यान से ना। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, एक एग्जांपल लिया हमने CH4, एक एग्जांपल लिया हमने SF6। ठीक है, ये 3 मॉलिक्यूल्स आपके सामने लिखे। और क्या कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? करता है, हम जानते हैं। मीथेन एग्जिस्ट करता है, SF6 भी आपने कभी ना कभी सुना या पढ़ा जरूर होगा। अब देखो, CO2 का स्ट्रक्चर बनाते बेटा, आई होप इनके स्ट्रक्चर कम से कम सभी को आते होंगे, है ना? मतलब आड़े टेढ़े कैसे भी बना ले, पर आते तो होंगे कि कितने क्या बॉन्ड है। SF6 की बात करें तो इस तरह से SF6 बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पर आप बताइए, जो सेंट्रल एटम आपको दिख रहा है बेटा, कौन है? कार्बन। कौन है? कार्बन। और कौन है? सल्फर। मुझे बताइए, इसमें फर्स्ट वाले में सेंट्रल एटम कौन से पीरियड का है? सेकंड। और सेकंड वाले में भी सेकंड पीरियड का, और थर्ड वाले में थर्ड पीरियड का। ठीक है, मुझे बताओ कार्बन ने यहां पर कितने, कोवैलेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम या नंबर ऑफ बॉन्ड्स? इसका मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। भाई कोई भी एटम अपने ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में कितने बॉन्ड्स बनाता है, उसी को तो हमने कल कोवैलेंसी बोला था, याद करिए। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, और जितने कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे उतनी ही क्या हो जाएगी? कोवैलेंसी। ये कल हम बात कर रहे थे बार बार। ठीक है, मुझे बताइए यहां पर CO2 में जो कार्बन है वो कितने बॉन्ड बनाते हुए दिख रहा है बेटा? 4। ठीक है, तो यहां पर मैं ये कोवैलेंसी को इधर लिख देता हूं थोड़ा सा, ताकि स्पेस मिल जाए अपने को। कोवैलेंसी, कोवैलेंसी का मतलब है बेटा नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर आपने सुना होगा, सॉलिड स्टेट वगैरह में भी पढ़ते हैं अपन कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ सराउंडिंग स्पीशीज। ठीक है, यहां पर नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स या साइड एटम्स की हम लोग बात कर रहे हैं।
मुझे बताइए CO2 में साइड आइटम्स कितने दिख रहे हैं बेटा आपको? 2। अरे यही दिख रहा है ना 2। यहां पर कितने दिख रहे हैं? 4। यहां क्या दिख रहे हैं? 6। तो 2 4 6, ये तो इसकी क्या हो गई बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर, सराउंडिंग एटम की क्वांटिटी। अच्छा, जितने सराउंडिंग एटम है क्या उतने ही बॉन्ड बनना जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई साइड एटम डबल बॉन्ड बना ले या कोई साइड एटम ट्रिपल बॉन्ड बना ले तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स और नंबर ऑफ साइड एटम की क्वांटिटी हमेशा सेम हो, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि साइड एटम अगर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा तो आया तो एक ही साइड एटम पर बॉन्ड कितने बना गया? 3। तो ये पॉसिबल है कि चेंज हो जाए। यहां पर आपको साइड एटम के बाद बॉन्ड्स कितने दिख रहे हैं बेटा? 4। अब देखो, कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हुए दिख रहा है? 4। और जितने बॉन्ड्स बनाएगा वही क्या हो जाएगी? उसकी कोवेलेंसी। हम कार्बन या सेंट्रल एटम के टर्म्स में कोवेलेंसी की बात कर रहे हैं। यहां बताइए, कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हुए दिख रहा है? 4। और यहां सल्फर कितने बॉन्ड बनाते हुए दिख रहा है? 6। अगर इसी में मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में SO3 ले लूं तो क्या SO3 का स्ट्रक्चर डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं इस तरह का बनता है बेटा। और यहां पर बताइए साइड एटम कितने दिख रहे हैं? 3। मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 3। लेकिन इसकी कोवेलेंसी कितनी है? 6। तो कोवेलेंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो पॉइंट्स हमने लिखे। पहला पॉइंट हमने लिखा सेकंड पीरियड के रिस्पेक्ट में। सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पास क्या डी ऑर्बिटल होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। उनके पास आउटर मोस्ट शेल में केवल S और P होता है। अगर S है तो S में एक डब्बा होगा और P है तो P में 3 डब्बे होंगे। टोटल डब्बे हुए 4। चारों डब्बों में अगर वो एक 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 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख दे तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। मतलब सेकंड पीरियड का एलिमेंट मैक्स टू मैक्स 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 से ज्यादा नहीं। क्या हर सेकंड पीरियड का एलिमेंट 4 बॉन्ड्स बनाएगा ही बनाएगा? ऐसा भी नहीं है। ये मैक्सिमम लिखा गया कि सेकंड पीरियड का एलिमेंट मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। इसका मतलब ये मत समझना कि लिथियम भी 4 बॉन्ड बनाएगा, बेरिलियम भी 4 बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन भी 4 बॉन्ड बनाएगा। ये सबके लिए नहीं है। ये हमने पूरे सेकंड पीरियड के लिए एक स्टेटमेंट लिखा है कि सेकंड पीरियड का एलिमेंट 4 से ज्यादा तो नहीं बना सकता, 4 से कम जरूर बना सकता, और वो एलिमेंट टू एलिमेंट वैरी करेगा। जैसे कार्बन 4 बॉन्ड बना लेता है, लिथियम के बारे में मैंने बोला था ऑक्टेट रूल को फॉलो ही नहीं करता, वो 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा। फिर उसके बाद फ्लोरीन आप जब देखेंगे तो फ्लोरीन जब साइड एटम के फॉर्म में आएगा, फ्लोरीन साइड एटम ही आएगा, सेंट्रल एटम की तरह काम करेगा नहीं, हमारे सिलेबस में मिली। तो फ्लोरीन जब भी आएगा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ज्यादा से ज्यादा बैक बॉन्डिंग कर लेगा तो 2 बॉन्ड बना लेगा, उससे ज्यादा नहीं बना पाएगा। तो ये बहुत सारी बातें बेटा जो हमें पता होनी चाहिए। तो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट ज्यादा से ज्यादा कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। और वो चारों बॉन्ड के लिए अगर साइड एटम सिंगल 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 बॉन्ड बना ले तो बताइए मैक्सिमम साइड एटम भी कितने आएंगे? 4। तो इसीलिए सेकंड पीरियड के लिए हम लोगों ने बोला कि सेकंड पीरियड का मैक्सिमम कोवेलेंसी भी कितना है बेटा? 4। और मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना है? 4। ये बात हमने किसके लिए बोली? सेकंड पीरियड के लिए। अब हम जब अभी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में? एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस। तो उसको सॉल्व करने के 2 तरीके। कल तो हमने कोवेलेंसी से सॉल्व किया था कि भैया इसकी कोवेलेंसी 6 है, तो अगर हाइड्रोजन आया तो 6 आएंगे, फ्लोरीन आया 6 आएंगे, ऑक्सीजन आएंगे 3 आएंगे। ये कल हमने बात करी। पर अब हम कोवेलेंसी से ना जाकर किससे सॉल्व करेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर से। क्यों? कोऑर्डिनेशन नंबर देखना आसान होता है भाई। कोवेलेंसी के लिए तो आपको देखना पड़ेगा, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपको यहीं दिख जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर तो यहीं दिख जाएगा। अब इसके अंदर ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए, किसी के दिमाग में ना रह जाए कि भाई 2 बॉन्ड बनाए कि 4 बॉन्ड बनाए, कोई डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट कर जाए, कभी कुछ कर जाए कभी कुछ कर जाए, तो वहां दिक्कत होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए हम जनरली अब सॉल्व जो करेंगे वो किससे करेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर से, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर आपको साइड में आराम से दिख जाएगा। आइए इधर थर्ड पीरियड के बारे में बात करें। मुझे बताइए थर्ड पीरियड की मैक्सिमम कोवेलेंसी आपको क्या लिखाई गई है? 7। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लिखाया गया? 6। कोवेलेंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर की यदि मैं बात करूं, बताइए थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं कौन कौन होते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। क्या आर्गन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है क्या? नहीं। तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन वाला तो मामला खत्म हो गया भाई। जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे, वो तो बॉन्ड ही नहीं बना रहा। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने वाला कौन है? क्लोरीन। उसके पास बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। सातों को अगर वो अनपेयर कर दे, उसके पास डी है, क्योंकि सातों को वो अनपेयर कर दे तो क्या कोवेलेंसी 7 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। कल लास्ट में यही तो पढ़ा था हमने, यहीं पे खत्म ही किया था। HClO4 मैंने जो बताया था, ClO4 माइनस। तो थर्ड पीरियड ज्यादा से ज्यादा कितने बॉन्ड बना सकता है? 7। क्या हर थर्ड पीरियड का एलिमेंट 7 बॉन्ड बनाएगा? नहीं, है ना, हर नहीं बनाएगा, लेकिन 7 से ज्यादा तो कोई भी नहीं बनाएगा, ये बात जरूर पक्की है। अच्छा, उन 7 बॉन्ड को बनाने के लिए अगर सातों सिंगल 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 बनाते तो कितने साइड एटम लगते हैं अपने को? 7। 7 लगते ना, सातों सिंगल सिंगल बनाते 7 ही लगेंगे बेटा। पर 7 साइड एटम आ नहीं सकते,
क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप हो जाता है। थर्ड पीरियड का साइज कोई ज्यादा बड़ा नहीं है भाई, सेकंड पीरियड का मान लो इतना साइज है, थर्ड पीरियड का इतना होगा, ऐसा नहीं होगा थर्ड पीरियड इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन पीरियड है अभी बचे हुए, उनके मुकाबले थर्ड पीरियड का साइज कंपेरेटिवली बहुत छोटा होगा। तो इसलिए इसके साइड एटम मैक्सिमम कितने आ सकते, 6। मतलब ये 7 बॉन्ड जरूर बनाएगा, लेकिन 7 बॉन्ड बनाने के लिए 7 साइड एटम का इस्तेमाल नहीं करेगा। ज्यादा से ज्यादा कितने साइड एटम का इस्तेमाल करेगा, 6। और वो 6 साइड एटम भी, ध्यान सुनना, सेकेंड पीरियड में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सेकेंड पीरियड में कितने साइड एटम आते होते हैं, 4। तो 4 साइड एटम चाहे सेम पीरियड के आ जाए, चाहे उससे बड़े पीरियड के आ जाए तो भी चल जाएगा। जैसे कार्बन आयोडीन के साथ CI4 बना सकता है, क्या बना सकता है, CI, जबकि कार्बन कौन से पीरियड का, सेकेंड, आयोडीन कौन से पीरियड का, फिफ्थ। फिर भी वो 4 आयोडीन को अपने आसपास एकोमोडेट कर सकता है, वहां स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगेगा। लेकिन जब हम थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स बात करते हैं तो यहां पर साइड एटम कितने आने वाले हैं, 6। तो ध्यान सुनना, थर्ड पीरियड के आसपास जो 6 साइड एटम आएंगे, या थर्ड पीरियड ऑनवर्ड जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसमें जो भी साइड एटम आएंगे, वो साइड एटम या तो इस थर्ड पीरियड से छोटे पीरियड का होना चाहिए, मतलब सेकंड पीरियड का साइड एटम, और या फिर थर्ड पीरियड का ही होना चाहिए। इससे ज्यादा के साइड एटम यहां पर पॉसिबल नहीं होंगे इन जनरल। अगर 6 है तो, 6 से कम है चल जाएगा। जैसे मैं बात करूं सल्फर, क्या सल्फर थर्ड पीरियड का है या नहीं है? अब इसके साथ में जो साइड आइटम आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 6। वो 6 साइड आइटम कौन आएंगे, अपने से छोटे वाले पीरियड के आ सकते हैं। सेम पीरियड के भी 6 साइड आइटम इसमें पॉसिबल नहीं, अपने से बड़े पीरियड के भी 6 साइड आइटम इसमें पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप करेंगे। जबकि मैं फास्फोरस की बात करूं तो PF5 बन जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी साइड आइटम 6 नहीं आ रहे, 5 ही आ रहे, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा ऑब्वियसली, है ना। और PCl5 भी बन जाएगा, PBr5 भी बन जाएगा, क्योंकि साइड आइटम की क्वांटिटी कम है। और Pi5 नहीं बनेगा, क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा बड़ा साइड आइटम हो गया जो कि स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप कर देगा। इसी तरीके से हम लोग आप डिस्कशन आज करेंगे कि थर्ड पीरियड और सेकंड पीरियड के लिए मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, और उस कोऑर्डिनेशन नंबर से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, पहली बात तो ये समझिए हमने। आगे बढ़ता हूं। वैसे ये जितने केस आपके सामने लिखे, अपने को ज्यादा इनमें दिमाग नहीं लगाना, मैं आपको कुछ लिमिटेड केसेस लिखाऊंगा, वो लिमिटेड केसेस ही हमें ध्यान रखने, क्योंकि और वो केसेस आपके एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं आपको एस ब्लॉक पी ब्लॉक में रिएक्शंस में काम आते हैं, हम वही केस पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो आपको पता चल जाएगा, और मैं बता भी दूंगा कहां पर कौन सा केस इस्तेमाल में हो रहा है, अभी भी बता दूंगा, और जब ब्लॉक्स पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा कि एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस में ये बात हमने पढ़ रखी है। अब देखो उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट हमने लिखा है ना, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी वाला, अब उस पर आ रहा हूं। याद करिए, कोवेलेंसी की डेफिनेशन हम लोगों ने लिखी थी, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम इन इट्स ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। उसमें अभी तक प्रीवियस क्लास तक हमने जो भी बात करी उसमें हमने सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स को चेक किया। किसको चेक किया? कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब याद करिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मैंने बोला भी था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, तो आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले। और ये जो नाइट्रोजन का पॉइंट लिखा है ये उसी को जस्टिफाई करेगा, ध्यान से देखना। यहां पर एक एग्जाम्पल बता रहा हूं बेटा आपको, और वो एग्जाम्पल है प्रोटोनेशन ऑफ अमोनिया। प्रोटोनेशन ऑफ अमोनिया बोल दे या प्रोटोनेशन ऑफ वाटर बोल दे, ये दो एग्जांपल इसमें मेनली हम लोग यूज कर सकते हैं। प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ H+, ठीक है ना। तो आप देखो, अगर अमोनिया का प्रोटोनेशन करना है तो अमोनिया में हमने क्या जोड़ दिया? H+, और H+ जोड़ दिया तो क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा? अमोनियम आयन बन जाएगा, इतना तो सब लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। क्या NH3 नेचर में एग्जिस्ट करता है? हाँ। क्या NH4+ नेचर में एग्जिस्ट करता है? हाँ। कल हमने जो भी केसेस पढ़े वो न्यूट्रल से न्यूट्रल में पढ़े थे। आज देखो, पहले ही एग्जांपल आपके सामने जो आ रहा है वो आयन आ रहा है। क्या आयन में कोवेलेंसी 2 से बढ़ेगी या 1 से भी बढ़ सके? 1 से बढ़। कल हमने पढ़ा था नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी है? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन एक लोन पेयर भी तो था। अरे याद करो, अमोनिया में एक लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर अगर ये डोनेट कर दे तो क्या एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन जाएगा? हाँ। तो 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड और एक, आप देखो उसमें लिखा हुआ 3 कोवेलेंट बॉन्ड प्लस 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस तरह से अमोनियम में आप देखो ना, 4 हाइड्रोजन है साइड में, 4 हाइड्रोजन है, मतलब 4 सिंगल बॉन्ड तो कम से कम इसने बनाए होंगे, और 4 बॉन्ड बनाए मतलब कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। आइए उसी को समझते हैं। NH3 की बात कर रहा हूं बेटा। NH3 में नाइट्रोजन के पास ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये इसका लोन पेयर। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद करिए, जिसमें से ये 2H2 है और ये 2p3 है। हाइड्रोजन आएगा भैया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल है, नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड शेयरिंग से बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा।
ये इसने पेयरिंग करी, ये इसने अनपेड की पेयरिंग करी, ये इसने अनपेड की पेयरिंग करी, इस तरह से किसका फॉर्मेशन हो गया? अमोनिया का। क्या अमोनिया बनते ही नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो चुका है? हाँ, और साथ ही साथ उसके पास लोन पेयर है। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा हो, साथ ही साथ उसके पास लोन पेयर हो, वो लुईस बेस की तरह काम कर सकता है। किसकी तरह काम कर सकता है? लुईस बेस। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होगा, इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं, बट ठीक है, हमारे सिलेबस में मोस्टली अपने को ऐसा ही देखने को मिलेगा कि अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा हो और उसके पास लोन पेयर हो, तो वो काम कर सकता है किसकी तरह बेटा? लुईस बेस की तरह। लुईस बेस कौन? जो डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा? डोनेट करेगा। ऑब्वियसली समझ में आ रहा है, लोन पेयर है तो डोनेट कर सकता है। एक और बात, हम जब लुईस एसिड बेस की बात करते हैं तो हम बोलते हैं इसने लोन पेयर दिया, उसने लोन पेयर लिया। ये लेन देन जो होगा ना, ये शेयरिंग के फॉर्म में होगा। ऐसा मत समझना इसने लोन पेयर उसको दे दिया घर ले जाने के लिए, नहीं, वो इसके पास भी रहेगा और उसके पास भी रहेगा, दोनों के बीच में रहेगा ना। टर्म ऐसी यूज करते हैं कि इसने डोनेट किया, उसने एक्सेप्ट किया, पर वो डोनर एक्सेप्टर के बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन आता है वो शेयर होता है, अनइक्वल शेयरिंग की बात होती है। अच्छा, H+ की बात बताइए। हाइड्रोजन के पास कॉन्फिगरेशन होता है 1s1, और 1s1 में आपने प्लस लगाया मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मतलब 1s0 हो गया। 1s0 हो गया तो एस में कितना डब्बा होता है? एक डब्बा। एक डब्बा भी है, वो भी खाली है, तो भैया इसका जो डब्बा है वो खाली पड़ा हुआ है। जिसके पास डब्बा खाली है, क्या वो एक्सेप्टर की तरह काम कर सकता है? यस। तो जो एक्सेप्टर की तरह काम करेगा उसे क्या बोलेंगे बेटा? लुईस एसिड। अब अगर कोई ऐसा हो जिसको लुईस एसिड, लुईस बेस का मतलब ना समझ में आता हो, कंफ्यूज होता हो कौन डोनर होता है कौन एक्सेप्टर होता है, तो ए फॉर एसिड, ए फॉर एक्सेप्टर होता है। जो एक्सेप्टर होता है उसी को क्या बोलते हैं? एसिड। तो एक्सेप्टर एसिड, ए से आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना, कि लुईस एसिड ही एक्सेप्टर होता है। अब देखो, इसका लोन पेयर है, इसके पास खाली डब्बा है, ये अपना लोन पेयर इसको क्या करेगा बेटा? डोनेट करेगा, पर डोनेट इन द सेंस शेयरिंग के लिए डोनेट करेगा, ध्यान रखिएगा। ये जो शेयरिंग होने वाली है, इसमें इसका और इसका दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन है या एक ने ही इलेक्ट्रॉन दिया? एक ने ही। इसको इक्वल नहीं बोलेंगे, इसको अनइक्वल शेयरिंग बोलेंगे, नॉन म्यूचुअल शेयरिंग बोलेंगे। इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए और इसने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया। ये कैसी शेयरिंग है बेटा? अनइक्वल शेयरिंग है। और अनइक्वल लेन देन से जो बनने वाला बॉन्ड होता है, इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या मैं सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिख रहा हूं। अब देखो, इसका स्ट्रक्चर जो बन के आएगा वो कैसा बन के आएगा? अमोनियम में, ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन के पास यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन के पास क्या पड़ा हुआ है बेटा? एक लोन पेयर। यहां पर कौन आ गया? H+। H+ के पास क्या पड़ा है? वेकेंट ऑर्बिटल। इसने अपना लोन पेयर इसके साथ क्या कर लिया? डोनेट कर लिया, शेयर कर लिया। और लास्ट में जो स्ट्रक्चर हमारे सामने बन के आएगा वो इस तरह से बन के आएगा, ये स्ट्रक्चर इसका फाइनल। अभी जो फाइनल स्ट्रक्चर बना, आप देखो, इसमें नाइट्रोजन आपको कितने बॉन्ड बनाते हुए दिख रहा है? 4। 4 में से 3 क्या है बेटा? कोवेलेंट, और एक क्या है? कोऑर्डिनेट। तो यहां पर अमोनियम आयन में नाइट्रोजन आपको 4 बॉन्ड बनाते हुए दिख रहा है। इसका मतलब है मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन 3 नहीं है, कल हमने 3 पढ़ी थी, और उस टाइम मैक्सिमम नहीं बोला था। नाइट्रोजन अपनी कोवेलेंसी 3 से 5 नहीं कर सकता था, एक्सपांड खुद नहीं कर सकता था। जब जंप करा के एक्सपांड करता सिडविक के हिसाब से, तो उसे बोलते कि नाइट्रोजन वेरिएबल कोवेलेंसी दिखाता। नाइट्रोजन वेरिएबल कोवेलेंसी नहीं दिखाता, बट इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है बेटा? 4 होती है। 3 कोवेलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट। और ये कारनामा, ध्यान सुनना मेरी बात, अभी खत्म नहीं हुई कहानी। ये कारनामा सिर्फ नाइट्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं हम, ये कारनामा ऑक्सीजन के टर्म्स में भी समझ लें एक बार। कल याद करिए, ऑक्सीजन की बात जब मैंने करी थी तो आप देखोगे ऑक्सीजन के पास ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेयर थे और 2 लोन पेयर थे, और 2 अनपेयर थे मतलब उसने 2 कोवेलेंट बॉन्ड तो बनाए थे, पर वो एक्साइटेशन नहीं कर पाता था। तो ऑक्सीजन 2 बना लेता था, 4 या 6 नहीं बना पाता था। अब मुझे बताइए, अगर नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 आपने समझी, ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या होगी? सोच लो। है, दोनों लोन पे डोनेट कर देगा। है, ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है। एनसीईआरटी ग्रुप 16 में क्लियरली लिखा हुआ है। ग्रुप 16 एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे, उसमें एनोमलस बिहेवियर करके, हर उसमें जो एनोमलस बिहेवियर दिखाते हैं उनका एक पैराग्राफ देता है एनसीईआरटी। जैसे बोरॉन का एनोमलस बिहेवियर, ग्रुप 14 में कार्बन का एनोमलस, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के एनोमलस बिहेवियर के अंदर जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 4, बट इट रेयरली एक्सीड्स द कोवेलेंसी ऑफ 2। मतलब ये 4 तक जा सकता है,
लेकिन मेनली ये 2 दिखाना पसंद करता है, 3 या 4 ये कभी कभार ही दिखा सकता है। अब 4 का कोई एग्जांपल, जैसे 3 के तो ढेरों एग्जांपल है। ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना रखे होंगे। ओजोन को आप जानते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। यहां पर ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 के कोई एग्जांपल है? यस है, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन एग्जांपल है, और वो एग्जांपल्स क्या है उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग यहां पर। ये मॉलिक्यूल देखिए, यहां पर ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर आप देखें तो ऑक्सीजन जो है ना, उसके पास अभी कितने लोन पेयर है बेटा? 2 लोन पेयर है, ठीक है। और 2 उसने, जैसे आपका CH3 ग्रुप होता है, अरे होता है वैसे यहां SiPH3 ग्रुप है, ठीक है। अब आप देखो यहां पर क्या होता है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, d ऑर्बिटल। अभी आप इसका हाइब्रिडेशन निकालो, sp3 आएगा अगर निकालना आता हो तो। 3 सिग्मा इधर, 1 सिग्मा इधर, sp3 है ना। sp3 है तो इसके पास d ऑर्बिटल खाली है, और इसका ये जो लोन पेयर है ये p ऑर्बिटल में बैठा हुआ है। तो यहाँ p और d के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, है ना, p पाई d पाई टाइप का फॉर्मेशन होगा, और उसकी वजह से ये बैक बॉन्डिंग करता है। एक टर्म आएगा बैक बॉन्डिंग, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे ना, तब समझ में आएगा आपको ये बात। अगर आता हो थोड़ा बहुत तो बैक बॉन्डिंग सुन रखा होगा वैसे, है ना, ऑर्गेनिक में काम आता है स्टेबिलिटी के लिए सबसे ज्यादा। तो आइए यहाँ पर बात करें, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है, ये बैक बॉन्ड है बेटा। अब इस बैक बॉन्ड में क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल है ना, इसका बॉन्ड एंगल आपको मिलता है 178 डिग्री। क्या मिलता है? अगर बताइए ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन यहां पर sp3 होता, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो बॉन्ड एंगल sp3 के हिसाब से 109 के आसपास होना चाहिए था। अगर यहां पर एक लोन पेयर वो डोनेट कर देता, कितना लोन पेयर? एक डोनेट करता, तो हाइब्रिडेशन क्या बनता है? sp2, तो बॉन्ड एंगल 120 के आसपास होना चाहिए था। अब 120 का 130 हो जाए, 135 हो जाए, 140 हो जाए, चलेगा, 180 थोड़ी हो सकता है। अगर बॉन्ड एंगल 180 मिल रहा है, इसका मतलब है हाइब्रिडेशन sp होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और sp कब होगा? सिग्मा सिग्मा और दोनों लोन पेयर किसमें कन्वर्ट हो चुके? पाई बॉन्ड। अब आप इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे तो क्या बनेगा? sp। और इसका मतलब है यहां पर ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन sp, और sp तभी हो सकता है जब दोनों लोन पेयर बॉन्डिंग में, बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो ये ऐसे एग्जांपल्स है नेचर में, एग्जिस्ट करते हैं, जहां ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाता हुआ मिलता है। बट ठीक है, वही बात है कि अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, हाँ, लेकिन ये लिखा जरूर है एनसीईआरटी में, तो हमें इसके बारे में आइडिया जरूर होना चाहिए, वरना जिस बार क्वेश्चन आएगा आंसर के आने के बाद मैक्सिमम बच्चे 2 या 3 ही टिक करके आएंगे, लिखा हुआ साफ शब्दों में एनसीईआरटी में। नोट करें पहले इसे, आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा ना, यहां पर जानेंगे। अभी तक जो हमने केसेस डिस्कस करे, उसके आगे हम लोग एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस के कुछ और केसेस पढ़ रहे हैं। और ये जितने भी केसेस आप देख सकते हैं, ये न्यूट्रल के केसेस नहीं है बेटा, ये आयंस के केसेस है। कल मैंने आपको एक बात बोली थी, न्यूट्रल से न्यूट्रल में कोवेलेंसी हमेशा 2 से एक्सपांड होगी, लेकिन आयन में वो 1 से भी एक्सपांड हो सकता है। तो आइए अब उसी के केसेस को हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले, बहुत ध्यान सुनिएगा, ध्यान समझिएगा। यहां पर ये सारे केसेस मेनली किससे सॉल्व होंगे बेटा? लुईस एसिड लुईस बेस वाले कॉन्सेप्ट से। तो आई होप लुईस एसिड लुईस बेस का मीनिंग क्या होता है वो हमने डिस्कस कर लिया, और अब इसी को हम लोग यहां पर यूज कर रहे होंगे। मेनली यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के फॉर्मेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे। एक और बात समझ लेना, सिलेबस में कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवॉल फोर्सेस डिटेल में पढ़ा जाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अलग से नहीं पढ़ाया जाएगा, मतलब अलग से आपको कॉपी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाम का टॉपिक नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है वो हमने डिस्कस कर लिया, और जहां जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते होंगे हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अलग से हम लोग लिखेंगे नहीं, हेडिंग डलवा के नहीं लिखेंगे ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बीच बीच में चलता रहेगा जहां भी जरूरत पड़ेगी। आइए यहां पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला एग्जांपल में थोड़ा डिटेल में आपको समझा दे रहा हूं, ताकि एक बार हमें समझ में आ जाए कि सॉल्व करने का एक्चुअल मेथड क्या होता है। फिर इतना जो लेंदी मेथड है वो हम बार बार एग्जाम में कर नहीं पाएंगे, तो उसके लिए टाइम सेव करने के लिए हम लोग जुगाड़ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। पहली बात, जब भी एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आपको मेनली देखो सेकंड और थर्ड पीरियड का क्वेश्चन मिलेगा। तो सबसे पहले आपको जो करना है वो ये है कि आपको सेंट्रल एटम को पहचानना है कि वो सेकंड पीरियड का है या थर्ड पीरियड का। और अभी हमने जो 5 पॉइंट लिखे थे उसमें पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 4 जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर वाला पॉइंट है, कोवेलेंसी नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर वाला पॉइंट है। सेकंड पीरियड का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4, और थर्ड पीरियड का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। इसका मतलब है सेकंड पीरियड के आजू बाजू में ज्यादा से ज्यादा 4 एटम आ सकते हैं, 4 से ज्यादा होगा तो वो कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और थर्ड पीरियड के आजू बाजू में ज्यादा से ज्यादा 6 एटम आ सकते होंगे, अगर 6 से ज्यादा दिख रहा है तो वो कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। यहां देखिए
एलिमेंट जो है सेंट्रल एटम जो है वो कौन से पीरियड का बेटा? सेकंड। क्या उसके आजू बाजू में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिख रहा है बेटा? हाँ। अगर ये 4 से ज्यादा होगा, अगर ये 4 से ज्यादा होगा तो हम डेफिनेटली बोल देंगे कि ये कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर ये 4 तक है, मतलब 1 2 3 4 टाइप का है, तो आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 1 2 3 4 में भी कई बार स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर आ जाता है, तो उसको एक बार चेक जरूर करेंगे, ध्यान से देखिएगा। खैर वो स्टेरिक हिंड्रेंस वाले जो केस हैं वो 2 एग्जांपल है पर्टिकुलरली, जो आपको याद ही रखने की इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है, बाकी सब आप एग्जिस्ट कराते चले जाओ, कोई परेशानी नहीं है। आइए इधर BF2 2F माइनस, पहले इसका पूरा लॉजिक समझते हैं। ये बात बताओ, एग्जाम में ये जो इक्वेशन मैंने दी है ना, एग्जाम में ये इक्वेशन लिखी हुई आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। एग्जाम में आपको सिर्फ इतना आ सकता है, तो इक्वेशन आई जरूरी नहीं है। अब आपको ये जो पार्ट दिख रहा है ना, इसको खुद समझना पड़ेगा कि ये इक्वेशन बनी कैसे। ध्यान सुनेगा, यहां पर सपोज ये इक्वेशन नहीं दे रही, आपको सिर्फ क्या दे रखा? BF4 -2। मुझे एक बात बताओ, यहां पर जो चार्ज दिख रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है या नेगेटिव चार्ज दिख रहा है? नेगेटिव। आप मुझे क्या बता सकते हैं कि बेरिलियम और फ्लोरीन में से माइनस रखने में कौन सही रहेगा? फ्लोरीन ऑब्वियसली नॉन मेटल है, माइनस रखना चाहता है, तो इसका मतलब है फ्लोरीन यहां पर एनायनिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अगर फ्लोरीन एनायनिक फॉर्म में प्रेजेंट है बेटा, तो क्या आप ये जानते हैं कि फ्लोरीन का आयन जो नेचर में मिलता है, वो नेचर में आयन इनमें से कौन सा मिलता है? F-। अरे इतना पता होना चाहिए। फ्लोराइड आयन क्या होता है? F- होता है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि वो आयन कौन सा होगा? F-। अगर आयन F- है, मुझे बताइए यहां पर माइनस कितने? 2। तो 2 माइनस लाने के लिए एक F- लगेंगे या 2 F- लगेंगे? 2 F-। ये देखो 2 F- अपन अलग करें। अब ये 2 F- अगर यहां से हटा दे, तो बचा हुआ जो कंपाउंड है वो कैसा होगा बेटा? न्यूट्रल होगा। तो वो क्या बन के आएगा? BeF2। इस तरह से आपने पहले इस इक्वेशन को बनाना सीखा कि इक्वेशन बनती कैसे। जैसे इधर आइए, यहां पर आप देखो PCl6 क्या दे रखा? 1-। तो बताइए नेगेटिव फास्फोरस रखेगा या क्लोरीन रखेगा? क्लोरीन रखेगा। और क्लोरीन का जो एनायन बनता है नेचर में, वो Cl- मिलता है, तो एक नेगेटिव है तो एक ही Cl- अलग होगा, बचा हुआ क्या हो गया बेटा? PCl5। तो इस तरह से आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, इनकेस अगर इक्वेशन नहीं दी है तो, वरना दे दे तो कोई परेशानी ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। जो ये पार्ट अभी हम लोगों ने समझा, उसके बाद पहले हम BeF2 का प्रिपरेशन देखेंगे कि BeF2 कैसे बॉन्डिंग कर रखा होगा, फिर F- पे आएंगे। पहली बात, यहां पर BeF2 पे जब फोकस कर रहे हैं तो बेरिलियम सेंट्रल एटम है बेटा, और बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2। बॉन्डिंग में हमेशा आउटर मोस्ट शेल पार्टिसिपेट करता है, वैलेंस शेल पार्टिसिपेट करता है। तो आप देखो यहां पर ग्राउंड स्टेट में हमने लिखा है 2s और इसके पास वेकेंट 2p होता है, पर 2s2 है। क्या अभी इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? नहीं है। कल मैंने आपको बोला था BeF2, वैसे तो ये मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड है, लेकिन ये होता कोवेलेंट है। और अगर कोवेलेंट है तो क्यों बनेगा? ऑक्टेट के लिए या अनपेयर्ड की पेयरिंग के लिए? अनपेयर्ड की पेयरिंग। कितने बॉन्ड बना रहा है? 2। इसका मतलब है कम से कम 2 अनपेयर्ड तो होने चाहिए, तभी तो बनाएगा। तो यहां तो कोई अनपेयर्ड है नहीं। क्या इसके पास सिडविक रूल याद करो, क्या आउटर मोस्ट शेल में लोन पेयर है और आउटर मोस्ट शेल में डब्बा खाली भी है? हाँ। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन आगे अनपेयर कर देगा। एक्साइट करते ही इसके पास 2 अनपेयर्ड आ गए। अब एक फ्लोरीन अपना एक अनपेयर्ड लाके इससे पेयरिंग करेगा, और एक फ्लोरीन अपना एक अनपेयर्ड लाके इससे पेयरिंग करेगा। इस तरह से फॉर्मेशन हो गया BeF2 का। ये BeF2 का प्रिपरेशन अपन ने देखा। क्या BeF2 बनने के बाद भी इसके पास 2 वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है बेटा? है। अगर 2 वेकेंट ऑर्बिटल है, मतलब ये 2 लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो देखो ये यहां पर खाली डब्बा लेके बैठा है, मतलब ये काम करेगा लुईस एसिड की तरह, एक्सेप्टर है, लुईस एसिड होगा। F- पे आते, फ्लोरीन के पास खुद के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। डॉट वाले जो केस हमने बना रखे, वो क्या है बेटा? फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, 1 नेगेटिव माइनस, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। तो टोटल आप देखो, क्या फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए या नहीं हो गए बेटा? हो गए। और 8 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद ये कोई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, मतलब ये लोन पेयर है। अगर किसी का ऑक्टेट पूरा हो, अगर किसी का ऑक्टेट पूरा हो और साथ ही साथ उसके पास लोन पेयर हो, तो क्या वो लुईस बेस की तरह काम कर सकता है बेटा? हाँ। मतलब F-Cl-Br-I- ये लुईस बेस की तरह काम कर सकते हैं। और अगर ये लुईस बेस की तरह काम करेगा, इसका मतलब है ये अपना लोन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इस्तेमाल करेगा, अनइक्वल लेन देन हुआ। और ऐसे एक और F- आया, उसने भी अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके साथ बना लिया। इस तरह से आप देखें कि जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है? BE1 2 3 4, BeF4 ये फॉर्मेशन हो गया। तो क्या ये एग्जिस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? कर पाएगा। अब अपन इसको डायरेक्टली करते हैं, सब लॉजिक वॉजिक साइड में करो। क्या सेकंड पीरियड का सेंट्रल एटम है या नहीं है? क्या कोऑर्डिनेशन नंबर रेंज में है या नहीं है?
भाई सेकंड पीरियड का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 4। क्या 4 तक में है या नहीं है? और साइड एटम देखो, साइड एटम फ्लोरीन है। क्या फ्लोरीन का साइज कंपेरेटिवली बहुत छोटा होता है? लिथियम, बेरिलियम, देयर विल बी नो स्टेरिक हिंड्रेंस, और जब स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है एग्जिस्ट कर जाएगा। आइए यहां पर आइए, क्या यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर रेंज में है या रेंज से ज्यादा है? रेंज से ज्यादा है, ऑब्वियसली एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप यहां से भी समझ सकते हैं, तीसरा F माइनस लाना है तो आएगा कहां? बॉन्ड किससे बनाएगा? डब्बा ही खाली नहीं है तो कैसे बनेगा बॉन्ड? आगे बढ़ते हैं, CCl4 CCl माइनस की बात करते हैं। बेटे यहां पर सेंट्रल एटम कौन से पीरियड का? सेकंड। सेंट्रल एटम कौन से पीरियड का? सेकंड। सेंट्रल एटम कौन से पीरियड का? सेकंड। सेकंड का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4, क्या ये रेंज में है या रेंज से ज्यादा है? ज्यादा है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या ये रेंज में है या रेंज से ज्यादा है? रेंज में, एग्जिस्ट करना चाहिए। साइड एटम छोटा है या नहीं है? आराम से कर जाएगा एग्जिस्ट। यहां पर रेंज से ज्यादा है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। आइए यहां पर, अब ये 6, 7, 8, 9 वाले जो केस है, इन सब में आप देखोगे सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का लिया हमने, है ना? सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का है। क्या थर्ड पीरियड का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है बेटा? हाँ। क्या साइड एटम छोटा है या बड़ा है बेटा? छोटा। ये तो थर्ड पीरियड का, ये तो सेकेंड ही पीरियड का, आराम से एग्जिस्ट करेगा। देयर विल बी नो स्टेरिक हिंड्रेंस। फॉस्फोरस, पहले सिलिकॉन पे आते हैं, इस पे आते हैं। सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का बेटा, साइड एटम कोऑर्डिनेशन नंबर की रेंज में है या नहीं है? और क्या साइड एटम इससे बड़ा है या छोटा है? छोटा है, खासकर पीरियड भी छोटा है बेटा, तो ये तो आराम से एग्जिस्ट कर जाएगा। अब आते हैं PCl6 और SiCl6 पे। बताइए सेंट्रल एटम कौन से पीरियड के? थर्ड। साइड एटम छोटे पीरियड का तो नहीं है, लेकिन उसी पीरियड का है। साइड एटम छोटे पीरियड का तो नहीं है, लेकिन उसी पीरियड का है। अब इसमें ये एग्जिस्ट करता है और ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ध्यान से सुनना। जबकि अगर ये एग्जिस्ट करा तो इसको भी करना चाहिए था, कायदा तो यही बोलता है। और अगर ये नहीं कर रहा तो इसको भी नहीं करना है। अगर दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, हम मान लेते हैं, अगर दोनों एग्जिस्ट करते तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती। प्रॉब्लम यह है कि एक तो 6 क्लोरीन लेकर एग्जिस्ट हो रहा है और एक 6 क्लोरीन लेकर एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, जबकि सेंट्रल एटम की कंडीशन बिल्कुल सेम है, सेम पीरियड के है। और दूसरी बात, ये तो उल्टा हो रहा है, होना तो उल्टा चाहिए था। ये एग्जिस्ट नहीं करता और ये कर जाता तो भी हम मान सकते थे। क्यों मान सकते थे? कारण समझिएगा। मुझे बताइए, क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड में साइज बढ़ता है या घटता है बेटा? घटता है। आप देखो, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है। क्लोरीन का साइज सिलिकॉन और फास्फोरस से छोटा होगा, मान लिया। सिलिकॉन का साइज बड़ा और फास्फोरस का साइज छोटा, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज। तो इसके आसपास तो 6 क्लोरीन फिर भी आ जाने चाहिए थे, इसमें दिक्कत होनी चाहिए थी, पर हो तो उल्टा रहा है। फास्फोरस वाला 6 क्लोरीन लेकर बैठ गया और सिलिकॉन वाले में दिक्कत आ गई, तो उल्टा है। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता और ये करता तो भी आपको समझ में आ जाता कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन यहां तो कहानी बिल्कुल उल्टी है। अब ये कहानी क्या, इसको बताते बताते लोग बोल तो देते स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस है क्या, वो समझाना भी पड़ता बेटा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस तो उल्टा है। यहां पर करना चाहिए था और यहां पर नहीं करना चाहिए था। कारण समझिएगा, कारण स्टेरिक हिंड्रेंस तो है ही है, पर वो स्टेरिक हिंड्रेंस आ रहा है ड्यू टू दीज एनायंस। साइज ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन द पेरेंट एटम। ध्यान सुनना, इसके पास इनिशियल स्टेट में, न्यूट्रल स्टेट में 5 क्लोरीन है और इसके पास 4 है। ये जो क्लोरीन है, ये न्यूट्रल क्लोरीन के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो, तो इनका साइज छोटा है और एनायन का साइज बड़ा है। इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है। यहां पर 2 बड़े साइज के एटम से आयंस आ रहे हैं, यहां पर एक ही आ रहा है, तो 2 आ रहे हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा लगेगा। एक आ रहा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम लगेगा। ये 6 देखकर कहानी कभी समझ में नहीं आएगी, कहानी यहां छुपी हुई है। यहां पर 5 छोटे क्लोरीन और एक बड़ा क्लोरीन है, यहां 4 छोटे हैं और 2 बड़े, तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस लगाते हैं। तो यहां पर जो स्टेरिक हिंड्रेंस आता है वो क्यों आता है? ड्यू टू दीज 2 क्लोराइड आयंस, क्योंकि इनका साइज कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होगा। और दूसरी बात, नेगेटिव नेगेटिव का रिपल्शन भी साथ में थोड़ा बहुत काम करेगा, बट मेन रीजन इज स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये बात समझनी जरूरी है कि यहाँ 5 क्लोरीन थे, एक ही बड़ा क्लोराइड आया, तो जैसे जैसे एडजस्ट हो गया होगा। यहाँ क्लोरीन 4 छोटे थे, लेकिन वो जो 2 बड़े आए वो काफी बड़े होते हैं। सीएल के मुकाबले Cl- का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो इसीलिए ये क्या डेवलप करेंगे बेटा? स्टेरिक हिंड्रेंस, और ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। रीजन लिखवा दूंगा, अभी आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। अगले केस की तरफ आते हैं। इनमें से जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे, ध्यान से देखिएगा। ये आपका काम करेगा लुईस एसिड की तरह, ये काम करेगा बेटा लुईस बेस की तरह, ये काम करेगा लुईस एसिड की तरह, ये काम करेगा लुईस बेस की तरह। यहां पर भी बात करूं तो ये वेकेंट ऑर्बिटल एक्सेप्ट करेगा, सॉरी लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा,
और ये लोन पेयर डोनेट करेगा। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सारे के सारे किसकी तरह काम करेंगे? लुईस बेस की तरह। अब आते हैं 10, 11, 12, 13 पे। 10th वाला केस देखें, F2 में F माइनस ज्वाइन हो जाए, अगर बॉन्डिंग हो जाए बोला मैंने, तो अगर हो जाए तो किसका फॉर्मेशन होगा? F3 माइनस का। अगर Cl2 में Cl माइनस जुड़ जाए तो क्या बनेगा? Cl3 माइनस। Br में ऐसे ही हो जाए तो Br3 माइनस और I3 माइनस। एक टर्म सुनिएगा, हम लोग जब हेलाइड आयन की बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं बेटा? हेलाइड आयन। क्या हेलाइड आयन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अब अगर मैंने ऐसा आयन लिखा, कैसा आयन लिखा? ऐसा, इसको आप बोल सकते हो मोनोहेलाइड आयन, ये की तो हेलोजन है। इसको बोलते हैं ट्राई हेलाइड आयन। क्या बोलते हैं? या फिर इसको पॉलीहेलाइड आयन भी बोला जाता है, क्योंकि एक से ज्यादा हेलोजन आ रहे हैं। तो हम यहां पर मोनोहेलाइड से पॉलीहेलाइड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहां पर मोनोहेलाइड से पॉलीहेलाइड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या ऐसा बोलूं तो मोनोहेलाइड से ट्राई हेलाइड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब, क्योंकि नाम पता होना चाहिए, एग्जाम में आ गया ट्राई आयोडाइड, पॉली आयोडाइड, अब पता ही नहीं है तो फिर कुछ भी आता हो, तुमने ये कितनी भी बार पढ़ रखा हो, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है? नाम पता होने चाहिए। यहां पर देखो, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, और ये दोनों एग्जिस्ट कर जाएंगे। अब इसके रीजन हमको समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है। सबसे पहली बात, रीजन को समझने की कोशिश करें बेटा। F2 के साथ जब आप F माइनस को कंबाइन करा के F3 माइनस बनाना चाहते हैं, तो एक बात अपने को समझ में आनी चाहिए कि इनमें से कौन लुईस एसिड और कौन लुईस बेस की तरह काम करे। क्या इसके पास लोन पेयर होता है देने के लिए बेटा? हाँ, तो मतलब ये तो लुईस बेस पक्का है। अगर ये लोन पेयर देना चाहता है तो इसे लोन पेयर लेना पड़ेगा, तब जाके बॉन्डिंग होगी, और अगर बॉन्डिंग हुई तभी वो बन पाएगा। मुझे बताइए, F2 में जब हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो क्या फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल का 2s2 2p5 होता है बेटा? हाँ। इसका मतलब है यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, बहुत ध्यान समझना, ये 1 2 3 4 और 5। क्या इसके पास एक अनपेयर्ड होता है? हाँ। ये एक फ्लोरीन की कहानी बनाई है मैंने। अभी दूसरा जो फ्लोरीन आएगा वो भी तो सेम कहानी लेके बैठा होगा, 2s2 2p5, 1 2 3 4 5। अब क्या हुआ? इसके पास एक अनपेयर्ड था, इसके पास एक अनपेयर्ड था। अनपेयर्ड अनपेयर्ड की पेयरिंग के लिए ही तो इन्होंने ओवरलैपिंग करके क्या बनाया होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। और इसी तरह से फ्लोरीन फ्लोरीन ने एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर करा और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। ऐसे ही सिंगल बॉन्ड बनाते से क्या बन गया? F2। ये तो F2 बनाया अभी तक। क्या F2 बनने के बाद इसके पास कोई डब्बा खाली है क्या? नहीं। और ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास डी ऑर्बिटल होता नहीं है। ये तो फिर भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो थर्ड पीरियड ऑनवर्ड है, इनके पास डी भी होगा। इसके पास डी नहीं है। अब ये लोन पेयर देना तो चाहता है, पर देगा कहां? इसके पास तो खाली डब्बा है ही नहीं। इसका मतलब है F3 माइनस का बन पाना पॉसिबल नहीं है। और रीजन क्या आएगा? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल। अब वो नाम लिख दे कि वेकेंट डी ऑर्बिटल, वेकेंट पी ऑर्बिटल, वेकेंट एस ऑर्बिटल, तो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। वेकेंट डी होता ही नहीं है तो एब्सेंस भी उसी का होगा। वेकेंट भी मतलब एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी में भी वही आएगा, ठीक है? अब आगे बढ़ता हूं। क्या ये लोन पेयर देने के लिए तैयार बैठे हुए? हाँ। ये लोन पेयर क्यों नहीं ले पा रहा? क्योंकि इसके पास खाली डब्बा नहीं है। क्या इसके पास डी खाली है? हाँ है। क्या इसके पास डी खाली है? हाँ है। क्या इसके पास डी खाली है? हाँ है। इनके पास डी खाली है, इन्होंने ले लिया, बॉन्ड बना लिया। इसके पास भी तो डी खाली था, इसको भी लेना चाहिए था। अगर ये ले लेता तो Cl3 माइनस बन जाता। लेकिन क्या हुआ इसके साथ? इसके साथ दिक्कत हुई है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की। क्या है दिक्कत? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का है ना मीनिंग समझिएगा। एक्चुअल में जब आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात कर रहे हो तो बेटा फ्लोरीन का साइज छोटा, क्लोरीन थोड़ा बड़ा, ब्रोमीन और बड़ा, आयोडीन और बड़ा, साइज बढ़ रहा है। पर जब Cl2 बना होगा तो क्लोरीन और क्लोरीन ने मिलकर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी होगी। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 7। और इसके वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। ये इलेक्ट्रॉन छोटी सी जगह में आ गए। ये तो सिर्फ वैलेंस बता रहा हूं, अंदर और इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। पर ये 7 और 7 का रिपल्शन बहुत तगड़ा लग रहा होगा। वो तो F2 में भी लग रहा था, वो तो यहां भी लग रहा है। अब क्या हुआ? जब Cl माइनस आए, Cl माइनस का साइज इसके मुकाबले बड़ा होगा, एनायन का साइज पेरेंट एटम से बड़ा, लेकिन ये कितने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा? 8 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। तो छोटे से एरिया में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। भाई Br और I में तो साइज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, पर यहां पर बहुत छोटे से एरिया में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है। और इतने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने की वजह से सारे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बहुत पावरफुली रिपेल करते हैं, और उस वजह से ये बॉन्ड उतना स्टेबल नहीं बन पाता जितना बनना चाहिए। और इसीलिए हम बोलते हैं कि Cl3 माइनस एग्जिस्ट नहीं करता। हालांकि ये करता है, आपके सिलेबस में नहीं करता है।
अपने को तो अपने सिलेबस से चलना है, ठीक है। ये बनता है लेकिन ये एक्सट्रीम कंडीशंस में बनता है। एक्सट्रीम कंडीशन मतलब बहुत कम टेम्परेचर वगैरह पे इसको फ्रीज करके बनाया है, बन चुका है, कंपाउंड भी डिस्कवर हो चुका है। बट अपने सिलेबस में हम जब भी एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस की बात करेंगे या आगे हम एस ब्लॉक पी ब्लॉक में जब रिएक्शंस की बात करेंगे कि ये इससे रिएक्ट करेगा, ये इससे रिएक्ट नहीं करेगा, हम नॉर्मल कंडीशंस की बात करते हैं हर चीज को। ड्रास्टिक कंडीशन में तो कुछ भी पॉसिबल है बेटा केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। और उसका रीजन क्या आएगा? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। पहले काम करें, सारी बातें लिख ले और 3 रीजन के लिए एक एक लाइन छोड़ देना, वो मैं लिखवा देता हूं आपको। अब इनमें से आपको बताता हूं कौन कौन सी इक्वेशन आपको कहां कहां काम आएगी। हमने यही क्यों लिखे, इनके अलावा क्यों नहीं लिखे, उस पर भी बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना। पहला वाला इक्वेशन देखिए, इसको दिमाग में फिट कर लो बेटा, जब रिएक्शन आएगी तो फिर बोलूंगा कि ये बताया था उस टाइम पे। पहला वाला रिएक्शन याद करिए, मैंने बोला था आपको कि सेकेंड पीरियड में क्या लिथियम ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, तो मैंने लिखा था नहीं। मैंने पूछा था कोई ऐसा कंपाउंड बेरिलियम का बताइए जहां वो ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, यही था बेरिलियम BeF2। बेरिलियम का जब हम एस ब्लॉक में पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि बेरिलियम की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो जब इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी अच्छी होती है तो इसकी रिएक्शन हम 2 सोडियम फ्लोराइड से करेंगे, NaF से कराएंगे। तो Na अभी मैंने शो नहीं करा, मैंने सिर्फ F- शो करा है। जब 2 NaF से ये रिएक्ट करेगा तो कॉम्प्लेक्स बनेगा Na2BeF4, और वो Na2BeF4 इस तरह से बन रहा होता है। तो ये हमने ये रिप्रेजेंटेशन किया, तो बनेगा ही नहीं, तो इसकी कोई बात ही नहीं करनी है। यहां पर आइए, ये वाला जो केस है फोर्थ वाला, ये काम आएगा हमें जब हम हाइड्रोलाइसिस पढ़ेंगे। और हाइड्रोलाइसिस में हम पढ़ेंगे कि BF3, ध्यान सुनो, BF3 और SiF4, BF3 और SiF4 पार्शियल हाइड्रोलाइसिस दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? पार्शियल। और उसका रीजन यहीं से निकल के आएगा, तब बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये बन नहीं रहा, ये बन जाएगा आराम से। ये भी एल्यूमिनियम का कॉम्प्लेक्स है, जो कि जब इसको आप 3NaF या 3HF से रिएक्शन कराएंगे तो ये बन के आता है। यहां पर आइए, 7th वाले केस पे आइए, सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5। PCl5 का सॉलिड स्टेट में जो हाइब्रिड, वैसे तो PCl5 को हम क्या बोलते हैं कि PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, लेकिन जब सॉलिड फॉर्म में PCl5 आता है तो वो 2 आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बोर्ड का चहेता क्वेश्चन है, पी ब्लॉक का, 1 मार्क्स में पूछा ही जाता है हमेशा कि PCl5 सॉलिड एग्जिस्ट एज PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। ये वही आएगा, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। आगे बढ़ जाए, ये 2 काम नहीं है, ये जो लास्ट के 2 है, इनमें से जो लास्ट वाला है I2 माइनस, I3 का -1 जो है, इसको क्या बोलेंगे? पॉलीब्रोमाइड। इसको क्या बोलेंगे? पॉली आयोडाइड। ये काम आएगा एस ब्लॉक के अंदर जब हम एक रिएक्शन पढ़ेंगे, और वो रिएक्शन होने वाली है ये, ध्यान से देखिए। आपको लिखाया जाएगा Ki प्लस I2 गिव्स Ki3, तो ये इस तरह से बनेगा। और I3 माइनस जिसको हाइब्रिडाइजेशन आता है, तो I3 माइनस तो हाइब्रिडाइजेशन में आप बार बार पढ़ते हैं कि ये हाइब्रिडाइजेशन में किस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा, लीनियर स्ट्रक्चर बनाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो ये भी आपने पढ़ा होता है। तो जिनके बारे में हम पढ़ते हैं उनके बारे में तो हमें पता होना चाहिए कि पढ़ ही रहे क्यों रहे हैं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं हमें डिटरमाइंड है, तभी तो पढ़ पा रहे हैं। और अगर इसका मतलब है अगर उसको पढ़ रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज डिटरमाइंड है, मतलब वो नेचर में एग्जिस्ट जरूर करता होगा। तो ये मैंने आपको बताया कौन कौन से आयन कहां कहां सिलेबस में हमें काम आएंगे, तो इन्हीं के ऊपर हमें फोकस रखना है ना। फटाफट नोट कर ले, से रीजन बोल दूं, 9th वाले का रीजन लिखिएगा। अब यहां पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। 9th वाला जो पॉइंट है, रीजन बोल दे रहा हूं, उसके लिए लिख लीजिएगा, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। इसके बाद 10th, हाँ 9, 10, 11 एक साथ ही, चलो 9th के बाद 10th लिखिएगा, एब्सेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल। और 11th वाले में लिखिएगा, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, या ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, या फिर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। 12 और 13 वाले के नाम जरूर लिख लेना। Br3 माइनस को पॉली ब्रोमाइड आयन बोला जाएगा, और I3 माइनस को पॉली आयोडाइड आयन बोला जाएगा ना, नाम जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि कभी नाम आ गया। पॉली ब्रोमाइड कहने का मतलब है ट्राई ब्रोमाइड आयन भी बोल सकता है, और पॉली आयोडाइड कहने का मतलब है ट्राई आयोडाइड आयन भी बोल सकता है। तो नाम मेंशन कर लेना, कभी ये नाम आ जाए तो हमें पता होना चाहिए कम से कम कि ये है क्या।
चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसमें। यहां पर अभी हमने एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में डिस्कशन किया बेटा। अब इसी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस में एक बात और बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा 2 मिनट। दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताएंगे क्या ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। क्या ये एग्जिस्ट करेंगे नहीं करेंगे, इनमें से कौन करेगा कौन नहीं करेगा, और कौन करेगा तो क्यों करेगा, और नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा। क्या पहला वाला एग्जिस्ट करेगा, क्या पहला वाला एग्जिस्ट करेगा। तो सोचना जरूर है ना, सोचने में कोई पैसा नहीं लग रहा आपका, हाँ या ना बोल सकते हैं मेरे हिसाब से। करेगा नहीं करेगा, करेगा, करेगा। क्यों करेगा, क्यों करेगा। जर्मेनियम, जर्मेनियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है, फोर्थ। थर्ड पीरियड का सेंट्रल एटम के आसपास 6 आ सकते थे, अरे 6 क्लोरीन आए थे पीसीएल में। ये तो फोर्थ पीरियड का है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस और कम हो जाएगा भाई। जब हम ये एक्चुअल में कंपैरिजन किससे चल रहा है, SiCl6 2- से। काशी गए, ये CCl6 2- नहीं बन रहा था, ये नहीं बन रहा था, लेकिन ये बन जाएगा क्योंकि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता जा रहा है, तो ये एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद अगला कौन दिया, SnOH6। अब वो बताइए एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा। वो भी करेगा, हाँ वो भी करेगा, करता है एग्जिस्ट। स्टेरिक हिंड्रेंस है ही नहीं ना। कोऑर्डिनेशन नंबर तो आप 6 लेके चल रहे हो, कोऑर्डिनेशन नंबर तो आप थर्ड पीरियड का लेके चल रहे हो, और आप सेंट्रल एटम का साइज बढ़ाते जा रहे हो, तो स्टेरिक हिंड्रेंस तो कम होता ही जाएगा, तो वो आराम से एग्जिस्ट करेगा। दोनों आयन एग्जिस्ट करते हैं। चलिए है ना, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद ये एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस की जो कंडीशन अभी हम लोगों ने समझी है, उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ हम लोग मूव करेंगे, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। सबसे पहली बात, वीबीटी की जरूरत क्या पड़ी उस पर बात करते हैं। जैसे हमने, हमारे पास इससे पहले जो थ्योरी थी वो थी लुईस ऑक्टेट थ्योरी। फिर लुईस ऑक्टेट थ्योरी के ड्रॉबैक आए, हाइपर वैलेंट, हाइपोवैलेंट, ऑड इलेक्ट्रॉन। तो फिर हमने ये पता करा कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड जब ऑक्टेट के लिए नहीं बन रहा था तो क्यों बन रहा था, अनपेयर्ड की पेयरिंग के लिए बन रहा था, ये हमको पता चल गया। अब इसके बाद जब कोवेलेंट बॉन्ड बना, ध्यान से देखिएगा इधर, जब कोवेलेंट बॉन्ड बना तो मान लीजिए मैंने HF लिखा, मैंने HCl लिखा, मैंने HBr लिखा, और मैंने HI लिखा। क्या ये सारे हाइड्रोजन और सारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब नॉन मेटल है या नहीं है बेटा, है। नॉन मेटल, नॉन मेटल का बॉन्ड बोलिए आयनिक होगा या कोवेलेंट होगा, कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड ट्रांसफर से बनेगा, शेयरिंग से बनेगा, शेयरिंग। शेयरिंग क्यों होती है, शेयरिंग का मतलब है वो अनपेयर्ड की पेयरिंग की बात कर रहा है। क्या हाइड्रोजन के पास हर जगह एक अनपेयर्ड होगा बेटा, हाँ। और क्या हेलोजन के पास भी अपने ग्राउंड स्टेट में एक ही अनपेयर्ड होता है, हाँ। ये अपने अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं और अपने अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लाके उनकी क्या करा रहे हैं, पेयरिंग करा रहे हैं। इसी पेयरिंग को हम लोग बोल देते हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये म्यूचुअल शेयरिंग कहलाती है। मुझे बताइए, यहां पर हाइड्रोजन फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड बना, क्या ये सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है या नहीं है। अभी तक हमने यहां तक की कहानी समझी थी कि कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बन रहा था, कैसे बन रहा था, सिंगल बनेगा, डबल बनेगा, ट्रिपल बनेगा, एक बनेगा, दो बनेगा, तीन बनेगा, सब पढ़ लिया हम लोग। लेकिन एक बात बताइए, ये भी एक एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग से बना, ये भी एक एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग से बना, यहां भी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन क्या इन सारे सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बराबर होगी क्या। हाँ या ना पूछा मैंने, रेजिस्ट्रेशन नहीं पूछा मैंने, ठीक है, उसके लिए मैं खड़ा हूं यहां पर। क्या इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ सब कुछ बराबर होगा क्या। जबकि हर जगह बॉन्ड तो सेम टाइप से बना है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है, पेयरिंग से बना है, सब कुछ सेम है, फिर भी बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड पैरामीटर्स तो अलग अलग है। तो इसको समझाने के लिए अभी तक हमारे पास कोई थ्योरी नहीं है।
तो जब इस पॉइंट को समझाने की बात है कि भाई एचएफ भी सिंगल बॉन्ड है, एचसीएल भी ये है वो है, तो इनके बॉन्ड पैरामीटर भी तो सेम होने चाहिए थे, बट इनके बॉन्ड पैरामीटर की जब प्रैक्टिकल वैल्यूज देखी गई तो वो तो अलग मिली। तो अलग मिली तो उसको समझाने के लिए कोई ना कोई थ्योरी तो चाहिए, और वो थ्योरी कौन सी निकल के आई बेटा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो पहले तो वीबीटी कब इस्तेमाल करना है ये हमें पता होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको बोला था इस चैप्टर में आपका सबसे पहला काम रहेगा, आपको मॉलिक्यूल या स्पीशीज पहचाना होगा कि वो डायटॉमिक है या पॉलीएटॉमिक। वीबीटी हम लोग स्पेसिफिकली डायटॉमिक पे लगाएंगे। किस पे लगाएंगे? सुनना, वीबीटी डाई पे भी लगता है, पॉली पे भी लगता है। ध्यान सुन लेना, वीबीटी डाई पे भी लगता है। हाइब्रिडाइजेशन जो हम पढ़ते हैं ना, हाइब्रिडाइजेशन पॉलीएटॉमिक पे लगता है, CH4 NH3, है ना। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी वीबीटी का ही पार्ट है, वो भी वीबीटी का ही पार्ट है। मतलब वीबीटी डाई में भी लगेगा, पॉली में भी लगेगा। लेकिन अब मैं ऐसा बोलूंगा आपको कि डाई एटॉमिक की वीबीटी लगा रहा हूं और मैं ऐसा बोलूंगा पॉली एटॉमिक की वीबीटी लगा रहा हूं, तो कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि हम डाई एटॉमिक में क्या लगा देंगे? वीबीटी। और पॉली में क्या लगाएंगे? हाइब्रिड। क्या हाइब्रिडाइजेशन भी एक तरह का वीबीटी है? हाँ है। तो एक्चुअल में वीबीटी लगता दोनों में, लेकिन हम हमारे समझने के लिए क्या बोलेंगे कि डायटॉमिक में हम क्या लगाएंगे? वीबीटी, और पॉली में हम लोग क्या लगाएंगे? हाइब्रिडाइज। तो अब ये जो लिखा इसके बाजू में लिखिएगा, क्योंकि कब कौन सी थ्योरी लगानी, मैंने बोला ये बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड स्ट्रेंथ ही निकालना है आपको पूरे चैप्टर में, और इसको निकालने के लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं। किसी थ्योरी से आंसर कुछ और आएगा, किसी थ्योरी से आंसर कुछ और आएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब मुझे बीबीटी लगाना है, कि कब मुझे हाइब्रिडाइजेशन लगाना है, कि कब मुझे एमओटी लगाना है, कि कब मुझे क्या लगाना है? उसके लिए यहां पर बाजू में लिखाया जा रहा है, लिखिएगा, टू डिटरमाइन bond strength, bond stability, bond energy, to determine bond strength, bond stability, bond energy of sigma and pi bonds, of sigma and pi bonds। कोवेलेंट बॉन्ड है भैया, कोवेलेंट बॉन्ड या तो सिग्मा होगा या पाई होगा। of sigma and pi bonds in between two atoms, in between two atoms, in between two atoms। तो दो एटम्स के बीच में प्रेजेंट सिग्मा या पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी वगैरह को निकालने के लिए हम इस थ्योरी का इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, अब एक बात और सुने, वीबीटी के कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, उन पॉस्टुलेट्स को पहले मैं लिखा दे रहा हूं आपको, लिखना स्टार्ट करेंगे। ये थ्योरी किसके लिए बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ के लिए। एक बात बताओ, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? अनपेयर्ड की पेयरिंग से। अनपेयर्ड की पेयरिंग कराने का मतलब है शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब होता है ओवरलैपिंग। शेयरिंग का मतलब क्या होता है? देखो इधर, ये वाला जो एटम है इसके पास एक डब्बे में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये जो दूसरा एटम है इसके एक डब्बे में एक अनपेयर्ड है। तो हम बोलते हैं कि एटम्स ओवरलैप कर रहे हैं। हम बोले एटम्स ओवरलैप कर रहे हैं, या हम बोलते हैं ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, बात एक ही है, क्योंकि वो ऑर्बिटल एटम के अंदर ही बैठा हुआ है। ठीक है, तो एटम इज अ बिगर पिक्चर एंड ऑर्बिटल इज द स्मॉलर पिक्चर। इस एटम का इस ऑर्बिटल में अनपेयर्ड है, इस एटम का इस ऑर्बिटल में अनपेयर्ड है, और अगर दोनों को पेयरिंग करनी तो दोनों को ऑर्बिटल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने होते हैं। जैसे ही वो ओवरलैप करा तो इस पहले डब्बे में एक अनपेयर्ड था, इस दूसरे डब्बे में एक अनपेयर्ड था, और दोनों डब्बे अगर एक दूसरे के ऊपर आ गए, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको ऐसा दिख रहा है कि उस डब्बे में एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, सामने से देखने में ऐसा लग रहा है कि एक डब्बे में दो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। इसका मतलब है अनपेयर्ड की क्या हो गई? पेयरिंग। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग में कौन पार्टिसिपेट करेगा? वही एटम पार्टिसिपेट करेगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ये सारी बातें तो ये हम लिखने वाले। लिखिएगा पहला पॉइंट, कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर। कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर, ये सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखे, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय पेयर, फॉर्म्ड बाय पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये हम पढ़ भी चुके हैं कल कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन अनपेयर्ड की पेयरिंग के लिए होता है, उसको ऑक्टेट से कोई लेना देना नहीं होता। तीसरा पॉइंट लिखें, फॉर ओवरलैपिंग the atomic orbitals of different atoms, atomic orbitals of different atoms must approach towards each other, भाई दोनों एटम जो हैं जिनको ओवरलैपिंग करनी है, जिन्हें कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है,
तो वो दोनों एटम जब एक दूसरे की तरफ आएंगे तभी तो ओवरलैपिंग होगा। ऐसा थोड़ी कि एक एटम उधर चला जा रहा है दूसरा उधर चला जा रहा है तो ओवरलैपिंग हो जाएगी। भले उसके पास डब्बा खाली हो, पर डब्बा खाली होने के बाद भी उनको एक दूसरे की तरफ किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्रोच करना पड़ेगा, और वो 3 डायरेक्शन होगी। या तो वो एक्स एक्सिस पे एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेगा, या वाई एक्सिस पे अप्रोच करेगा, या जेड एक्सिस पे अप्रोच करेगा, और उसी को हम ओवरलैपिंग में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटर न्यूक्लियर। ठीक है, इसके आगे के पॉइंट बाद में लिखेंगे, उसको हैप्पी बर्थडे कर दे पहले।